पदक जीता था। जब 1920 में एंटवर्प में ओलंपिक खेल हुए, फुटबॉल में मेजबान बेल्जियम और चेकोस्लोवाकिया का मुकाबला हुआ तो बेल्जियम ने पहले ही हाफ की शुरुआत में ही 2 गोल की बढ़त बना ली। इसके बाद चेक खिलाड़ियों ने मारधाड़ शुरू कर दी। जब हाफ टाइम से कुछ पहले रेफरी ने चेक रक्षक कॉरेल स्टीनर को हिंसक टैकल के लिए बाहर भेजा तो पूरी चेक टीम भी विरोधवश उनके साथ बाहर चली गई। नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम को विजयी घोषित किया गया। गुस्साई भीड़ ने मैदान में घुसकर चेक झंडा फाड़ डाला और अपने खिलाड़ियों को कंधों पर बैठाकर बाहर लाए। 1936 में जब बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए तो जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर ने इन खेलों का इस्तेमाल नाज़ी विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए किया। उनकी सोच थी कि श्वेत चमड़ी के आर्यन जर्मन क्षमता में दूसरे देशों के एथलीटों से बेहतर थे। उनकी यह सोच गलत साबित हुई जब काली चमड़ी के अमेरिकी जेसी ओवेंस ने एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण पदक जीते। यही नहीं, 400 मीटर में आर्ची विलियम्स, 800 मीटर में जॉन वुडरफ और ऊंची कूद में कॉर्नेलियस जॉनसन विजयी रहे। ये सारे खिलाड़ी भी अश्वेत थे। हिटलर के करीबियों में से एक गोबल्स ने अपनी डायरी में इन जीतों को कलंक की संज्ञा दी। 1936 के ही ओलंपिक खेलों की मैराथन दौड़ में जब 2 कोरियाई खिलाड़ियों सोन की सुंग और नैमसन योंग ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते तो जापानी राष्ट्रगान बजाया गया, क्योंकि उस समय कोरिया पर जापान का अधिकार था। के लेनाज ने जर्नल ऑफ ओलंपिक हिस्ट्री में लिखा, इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने सिर झुकाकर अपने शांतिपूर्वक विरोध का इजहार किया। यही नहीं, जापान ने इन दोनों खिलाड़ियों को झूठे जापानी नाम कितेई सोन और शार्यू नान देकर ओलंपिक खेलों में शामिल कराया था। जब ये खिलाड़ी स्वदेश लौटे तो कुछ स्थानीय अखबारों ने इनकी तस्वीर छापी, जिसमें जापानी झंडे को हटा दिया गया था। जापान सरकार ने इसकी सजा इन अखबारों के संपादकों को गिरफ्तार करके दी। इसी तरह का वाकया 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी टीम के साथ हुआ, जब उनके स्वर्ण पदक जीतने के बाद ब्रिटेन का राष्ट्रगान बजाया गया और यूनियन जैक ऊपर गया। लेकिन कम लोगों को पता है कि फाइनल मैच शुरू होने से पहले टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता ने अपनी जेब से कांग्रेस का तिरंगा झंडा निकालकर भारतीय खिलाड़ियों में जोश भरा था। सारे खिलाड़ी उस झंडे को सैल्यूट कर मैदान में उतरे थे और उन्होंने जर्मनी की हॉकी टीम को 8-1 से हराया था। 50 के दशक से 80 के दशक तक शीत युद्ध का असर ओलंपिक खेलों में दिखाई देने लगा था। जो देश एक दूसरे से वास्तविक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो एक दूसरे पर दूसरे रास्तों, खासतौर से खेलों के जरिए हावी होने की कोशिश कर रहे थे। खेलों में राजनीति के प्रवेश का चलन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक से हुआ, जब सोवियत संघ और हंगरी के बीच हुए वाटर पोलो मैच में दोनों देशों के खिलाड़ी आपस में इतना लड़े कि खूनो खून हो गए। इस मैच को ब्लड इन द वाटर की संज्ञा दी गई। इससे पहले सोवियत संघ ने हंगरी में अपनी सेनाएं भेज दी। इन्हीं खेलों में इसराइल की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए अरब देशों ने खेलों का बहिष्कार किया। वर्ष 1976 में न्यूजीलैंड द्वारा अपने देश की रग्बी टीम को दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने की अनुमति दिए जाने के विरोध में अफ्रीकी देशों ने मॉन्ट्रियल ओलंपिक का बॉयकॉट किया। 1980 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजने के विरोध में लगभग 65 पश्चिमी और अमेरिका के मित्र देशों ने ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया। 12 साम्यवादी देशों ने 1984 के लॉस एंजलिस खेलों का बहिष्कार कर इसका हिसाब चुकता किया। 1948 में लंदन में हुए ओलंपिक खेल चूंकि दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद हो रहे थे, इसलिए आयोजकों के पास धन की बहुत कमी थी। इन खेलों को ऑस्टेरिटी गेम्स की संज्ञा दी गई। आयोजन समिति ने ऐलान किया कि वो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को साबुन तो उपलब्ध करा देगी, लेकिन उन्हें तौलिए अपने घर से लाने। ये बात आज शायद सुनकर अधूरी लगे कि स्पर्धा के बाद इस्तेमाल की गई फुटबॉल, बास्केटबॉल
और दूसरे खेल उपकरणों की नीलामी की जाती थी, जिससे कुछ धन अर्जित किया जा सके। 1984 में टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका को उसकी नस्ल भेद की नीति के कारण ओलंपिक खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में जाकर दक्षिण अफ्रीका की ओलंपिक खेलों में वापसी हुई। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में भाग लेना चाहते थे, उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता लेकर इन खेलों में भाग लिया। 1984 के 3000 मीटर महिला स्टीपल चेज प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका की एथलीट ज़ोला बर्ड ने ब्रिटेन की नागरिकता लेकर खेलों में भाग लिया था। यह अलग बात है कि वो कोई पदक नहीं जीत पाई, क्योंकि उनकी एक दूसरे एथलीट से टक्कर हो गई थी, जिसके कारण वो गिर गई थी। 60 के दशक से ही ओलंपिक खेलों का पूरी दुनिया में व्यापक स्तर पर टेलीविजन प्रसारण शुरू हो गया था। 1968 के मैक्सिको खेलों में 2 काले अमेरिकी एथलीटों टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 200 मीटर की दौड़ जीतने के बाद विनर्स पोडियम पर ब्लैक पावर सैल्यूट किया। उन्होंने अमेरिका में अश्वेतों की बराबरी के लिए हो रहे संघर्ष के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए ऐसा किया। वो उस समय अमेरिका में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। 30 वर्ष बाद अपनी आत्मकथा साइलेंट जेस्चर में टॉमी स्मिथ ने सफाई दी कि उनकी ने कोरियाई मुक्केबाज को जितवाने के लिए एक जज को रिश्वत दी थी। बाद में एक जज ने स्वीकार भी किया कि उसने इस मुकाबले की स्कोरिंग में कुछ गलती की थी। प्रतिबंधित दवाओं के सेवन ने भी कई ओलंपिक प्रतियोगियों को शर्मसार किया। 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में डेनमार्क का एक साइकिलिस्ट नड एंड मार्क जेनसन 100 किलोमीटर की दौड़ में साइकिल चलाते चलाते गिर गया और उसकी मौत हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो मौत का कारण लू लगना बताया गया, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम करने वाले एक डॉक्टर ने दावा किया था कि उनके शरीर में प्रतिबंधित दवा एम्फेटेमाइन के अंश पाए गए। 1968 में स्वीडिश एथलीट हांस गनर लेजेनवॉल को पेंटाथलन स्पर्धा से पहले 2 पाइंट बियर पीने के आरोप में डिस्क्वालीफाई किया गया। 1972 ओलंपिक में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को रोकने के लिए ड्रग परीक्षण शुरू किए। 1988 के सोल ओलंपिक में कनाडा के बेन जॉनसन ने
100 मीटर दौड़ में न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन उनके मूत्र के परीक्षण से पता चला कि उन्होंने स्टेरॉइड्स का सेवन किया है। उनसे न सिर्फ उनके पदक छीने गए बल्कि तुरंत उनके देश रवाना कर दिया गया। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतने वाले मारियन जोन्स के पदक ड्रग परीक्षण के बाद उनसे छीन लिए गए और उनके बीजिंग ओलंपिक में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई। 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में 15 एथलीट प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते पकड़े गए। यहाँ तक कि घुड़सवारी स्पर्धा में कुछ घोड़ों तक को प्रतिबंधित दवाएं पिलाई गई। 2012 के लंदन ओलंपिक में भी ये सिलसिला रुका नहीं। रूस के 41 खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। 2016 के रियो ओलंपिक में जब रूस ने 389 सदस्यीय दल का ऐलान किया तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इनमें से सिर्फ 278 नामों को मंजूरी दी और 111 रूसी खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लेने दिया गया। इसके अलावा 8 प्रतियोगियों को स्पर्धा से पहले हुए ड्रग टेस्ट में फेल होने के कारण भाग नहीं लेने दिया गया, जिसमें भारत के पहलवान नरसिंह